नमस्कार दर्शकों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। बेसिक ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे पंचांग के ऊपर। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को शुरू करें, मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि जो आपने इस चैनल को सपोर्ट किया है और ऐसे ही अपना सपोर्ट फ्यूचर में जारी रखें। मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरी आपसे डबल रिक्वेस्ट है कि साथ में जो बेल आइकन बना है उसको आप प्रेस करें और फिर ऑल को सिलेक्ट करें, सो दैट कि जो हमारे सभी वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होते हैं वो आपके पास समय से पहुंच सकें। और इसी के साथ आज हम अपनी चर्चा पंचांग के ऊपर स्टार्ट करेंगे और मैं अपनी पीपीटीज आपके साथ शेयर करता हूं। इससे पहले कि हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आज का ये वीडियो मैं मां काली के चरणों में समर्पित करता हूं। पंचांग पंचांग जैसा कि नाम से ही हमें मालूम चलता है कि 5 अंग। जो पंचांग है वो भारतीय ज्योतिष का दर्पण है। यह समय के 5 अंग हैं। प्राचीन काल में सभी धार्मिक और वैचारिक जो अनुष्ठान होते थे उनके लिए जो मुहूर्त का चयन है वो पंचांग से ही हो सकता है, क्योंकि इसमें समय के जो महत्वपूर्ण 5 अंग हैं उनको शामिल किया गया। वह 5 अंग हैं तिथि, जो कि चंद्र दिवस है, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है और इस दुनिया में हमारे संपदा और हमारे रिश्तों को के ऊपर महत्वपूर्ण असर डालता है। वार, जो कि अग्नि तत्व से कनेक्टेड है। यह हमारे स्वस्थ, हमारी जो हमें कोई बीमारी होती है, दीर्घायु को बढ़ाता है। योग, जो कि आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है और हमें इस जीवन में सुरक्षा और स्वस्थ प्रदान करता है। नक्षत्र, जो कि वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और इंसान के इस दुनिया के प्रति मानसिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और हमारे पापों को दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। करण, जो कि तिथि का आधा भाग है, वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है और हमारे कार्य में सफलता और हमारे कर्मों की सफलता इसके ऊपर निर्भर करती है। जो किसी भी जगह का पंचांग होता है वहां के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम जो लोकल सनराइज, सनसेट, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण की जो गणना है वो हम सूर्य उदय के स्थानीय समय के अनुसार की जाती है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में पंचांग का जो उपयोग है वो शुभ मुहूर्त निकालने के लिए, योग कारक तिथि को निकालने के लिए जिसमें हम शुभ कार्य को शुरू कर सकें, तिथि के चयन के लिए, व्यक्ति के साथ साथ समाज के विभिन्न जो तरह के महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको स्टार्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है।
जो सभी नवग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एंड केतु, उनकी स्थिति की गणना करने में भी पंचांग की महत्वपूर्ण सहयोग है। कुंडली बनाने के लिए इसका आगे उपयोग किया जाता है। पंचांग की सहायता से हम त्योहार, व्रत, श्राद्ध और जो अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जान सकते हैं, और साथ ही कोई भी शुभ मुहूर्त के बारे में भी जाना जा सकता है। जो शुभ तिथि में हम होम, यज्ञ और जो शुभ कार्य करने के लिए उसको हम यूज में ला सकते हैं। शुक्ल पक्ष में फसलों की जो बुआई है उससे शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्ल जो उज्जवल पक्ष है, जो शुक्ल पक्ष है, जिसे हम ब्राइटर फेज भी कहते हैं, जो फसलों की वृद्धि है वो अधिक होती है। इसी तरह फसलों की कटाई के लिए अंधेरे चरण को अच्छा माना जाता है, जिसे हम कृष्ण पक्ष भी कहते हैं। तो चंद्रमा चरण की खेती का अभ्यास करने के लिए हमें उन तिथियों के बारे में भी पता होना चाहिए, जिन्हें केवल पंचांग से ही जाना जा सकता है। भारतीय चंद्रमास, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को इंग्लिश में वैक्सिंग मून और कृष्ण पक्ष को वेनिंग मून भी कहा जाता है। जो भारतीय पंचांग है वो चंद्रमास पर आधारित है। अब हम नीचे चर्चा करेंगे, जो हमने टेबल तैयार किया है जिसमें हम वैदिक जो चंद्र महीने हैं उनके नाम के ऊपर चर्चा करेंगे। मीन, जब सूर्य मीन राशि में होता है और इंग्लिश महीना जो चल रहा होता है वो मार्च और अप्रैल होता है, और चंद्रमा की जो पूर्णिमा है वो चित्र नक्षत्र में आती है, तो उस चंद्रमास का जो नाम है हम चैत्र रखते हैं। ऐसी ही सूर्य की स्थिति मेष राशि में होती है, और विशाखा नक्षत्र में जब चंद्रमा विशाखा नक्षत्र से गोचर करता है तब पूर्णिमा उस महीने में आती है। उस महीने को हम वैशाख कहते हैं। इंग्लिश में हम ये जो समय होता है ये लगभग जो हम आजकल सोलर कैलेंडर फॉलो करते हैं उसमें अप्रैल और मई के बीच का होता है। जब सूर्य की पोजीशन वृषभ राशि में होती है और ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्णमासी आती है, उस चंद्रमास को हम ज्येष्ठ कहते हैं। ये सोलर कैलेंडर में मई और जून के बीच का समय है। जब सूर्य की स्थिति मिथुन राशि में होती है और पूर्णमासी के वक्त जब चंद्रमा की पोजीशन पूर्व या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होती है तब हम इसे आषाढ़ महीना कहते हैं चंद्रमास का। और ये सोलर मास का जो कैलेंडर है उसका समय होता है जून और जुलाई का महीना। इसी तरह जब सूर्य की पोजीशन कर्क राशि में होती है, कर्क राशि में से सूर्य गोचर कर रहा होता है और श्रवण मास में श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा आती है चंद्रमा की, उसे हम चंद्रमास में श्रवण नक्षत्र कहते हैं। उस समय जो सोलर मंथ का जो समय होता है वह जुलाई और अगस्त का होता है। जब सूर्य सिंह राशि से गोचर कर रहा होता है और पूर्णमासी उत्तर भाद्रपद या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आती है तो उसे हम भद्र नाम दिया है हमने जो
चंद्रमास है। वो समय सोलर कैलेंडर में जो हम आजकल ज्यादा पॉपुलर है उसे यूज करते हैं, वो अगस्त और सितंबर का होता है। इसी तरह जब सूर्य कन्या राशि से गोचर करता है और जो चंद्रमा की पूर्णमासी जब आती है, वो अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा होता है, तो उस चंद्रमास का नाम अश्विन कहा गया है। उस समय सोलर कैलेंडर में जो समय होता है वह सितंबर और अक्टूबर महीनों का होता है। इसी तरह जब सूर्य तुला राशि में होता है और पूर्णमासी कार्तिक नक्षत्र में पड़ती है, तो उस महीने का नाम है जो कार्तिक दिया गया है, जो अक्टूबर और नवंबर के टाइम में पड़ता है। इसी तरह जब सूर्य वृश्चिक राशि से गोचर करता है और पूर्णमासी मृगशिरा नक्षत्र में आती है, तो उस महीने को हमने मार्गशीर्ष कहा है। उस समय का जो सोलर कैलेंडर का टाइम रहता है वह नवंबर और दिसंबर का रहता है। इसी तरह जब सूर्य धनु राशि से गोचर करता है और जो पूर्णमासी है वो पुष्य नक्षत्र में आती है, और यह समय दिसंबर और जनवरी के दौरान का होता है, तो उस महीने को पुष्यामी मंथ कहा गया है। इसी तरह जब सूर्य मकर राशि से गोचर कर रहा होता है और जो मघा नक्षत्र में जब पूर्णमासी आती है, तो उस महीने को माघ कहा गया है। सोलर कैलेंडर के दौरान ये समय जनवरी और फरवरी का हो सकता है। इसी तरह जब सूर्य कुंभ राशि से गोचर करता है और पूर्णमासी उत्तर फाल्गुनी या पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ती है, तो उस मास को फाल्गुन नाम दिया गया। यह समय फरवरी और मार्च के बीच दौरान का होता है। तो दर्शकों, ये तो हमने चर्चा की है चंद्रमास के नाम कौन कौन से हैं, उस समय सूर्य की पोजीशन किस राशि में रहती है और किस महीने में पूर्णमासी जो है किस नक्षत्र में आती है। दर्शकों, प्रत्येक चंद्रमास के दो चरण होते हैं, या हम इसे दो फेज कहते हैं इंग्लिश में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को वैक्सिंग मून कहा जाता है इंग्लिश में, और कृष्ण पक्ष को वेनिंग मून कहा जाता है। प्रत्येक चंद्रमास में पहले कृष्ण पक्ष यानी कि वेनिंग मून आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष यानी कि वैक्सिंग मून आता है। इस पद्धति का पालन भारत के पूर्वी और उत्तरी भागों में किया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत और गुजरात में चंद्रमास के कुछ हिस्सों में महीने के पहले चरण के रूप में, लेकिन दक्षिण भारत और गुजरात के कुछ हिस्सों में महीने के पहले चरण के रूप में शुक्ल पक्ष को लिया जाता है यानी कि वैक्सिंग मून, और दूसरे चरण में कृष्ण पक्ष को लिया जाता है यानी कि वेनिंग मून। तो दक्षिण भारत के चंद्रमास में और उत्तर भारत के चंद्रमास में लगभग एक चरण का डिफरेंस रहता है। आमतौर पर एक चरण 15 दिनों के बराबर होता है, लेकिन चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की गति के कारण तिथि की लंबाई में वृद्धि या कमी आ जाती है, क्योंकि जो चंद्रमा की जो गति है पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने की, वो एक समान नहीं है। कभी तो वो तेज होती है, कभी वो धीमी होती है, जिसके कारण एक पखवाड़े की, जिसे कि हम पक्ष भी कहते हैं, की लंबाई जो है
थोड़ी थोड़ी भिन्न भी हो सकती है। एक सौर वर्ष में लगभग 365 दिन होते हैं, लेकिन एक चंद्र वर्ष में 355 से 360 दिन होते हैं। 3 साल बाद एक बार अतिरिक्त चंद्रमास आता है, जिससे सूर्य चंद्र की युति एक ही राशि में 2 बार आ जाती है। जब भी, जैसे हम कृष्ण पक्ष से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं चंद्रमास की, तो अमावस के बाद जब अमावस होती है तो चंद्रमा और सूर्य की जो युति हो जाती है वो एक ही राशि में सेम लॉन्गिट्यूड पे ऊपर होते हैं। तो ऐसी स्थिति 2 बार उत्पन्न होती है। एक वर्ष में 2 चंद्रमास होते हैं जो निज और अधिक कहा जाता है। वर्ष को सौर कैलेंडर और चंद्र जो वर्ष है उसमें सामंजस्य बिठाने के लिए हर 3 साल में एक अधिक मास आता है। जिस वर्ष में अधिक मास आता है उसमें जो ओरिजिनल मास होता है उसको निज और दूसरे को अधिक मास कहा जाता है। निज का अर्थ होता है वास्तविक और अधिक का अर्थ होता है अतिरिक्त। एक अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है, जो चंद्र वर्ष को और सौर वर्ष को जोड़ता है, उसमें सामंजस्य बिठाता है। यह कैलेंडर भारत में उपयोग होता है। अगर हम उदाहरण लें तो सूर्य चंद्र की युति कन्या राशि में 0 डिग्री 26 मिनट पर 17 दिसंबर को शाम 6:26 पर हुई थी। फिर कन्या राशि में 29 डिग्री और 58 मिनट पर 17 अक्टूबर को दोपहर 12:20 में हुई। कन्या राशि में सूर्य चंद्र की युति उपरोक्त तालिका के अनुसार अश्विनी मास की शुरुआत करती है। तो 2020 में 2 अश्विन मास थे। एक को निज अश्विन मास कहा जाता है और दूसरे को अधिक अश्विन मास कहा जाता है। निज का अर्थ है वास्तविक और अधिक का अर्थ है अतिरिक्त। एक अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है और यह चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के साथ समकालीन करता है, उसमें तालमेल बैठाता है। तिथि, जिसे हम लूनर डे कहते हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं या चरण होते हैं। इनमें से 15 हमें दिखाई दे रहे हैं और 16 हमारी दृष्टि से परे हैं। एक तिथि एक कला के बराबर होती है। चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं वो इस प्रकार हैं: अमृता, मंदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रीति, ध्रुति, शशिचिनी, चंद्रिका, कांता, काता, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अगंधा, पूर्णा और पूर्णामृत। और एक बहुत ही जो संयोग हमें देखने को मिलता है वो ये है कि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और हिंदू धर्म में 16 ही संस्कार हैं। हिंदुओं का मानना है कि जीवन का हर पहलू पवित्र है, इसलिए गर्भधान से लेकर दाह संस्कार तक प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण को एक अनुस्मारक, एक यादगार रूप में मनाया जाता है कि जीवन ईश्वर की ओर से एक उपहार है जिसका विधिवत सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। वैदिक ऋषियों ने अनुष्ठानों का एक सेट निर्धारित किया है जिन्हें संस्कार के रूप में जाना जाता है।
हिंदू धर्म में विविध प्रकार के संस्कार हैं, जिन्हें 16 या षोडश संस्कार कहा जाता है। प्रसव पूर्व संस्कार, सबसे पहले गर्भधारण संस्कार। गर्भधारण संस्कार को गर्भालंबन भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गर्भ के धन की प्राप्ति। हमारे शास्त्रों में स्वीकृत 16 संस्कारों में से यह पहला संस्कार है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में प्रवेश करने के बाद यह गर्भधारण संस्कार किया जाता है। यह गर्भधारण संस्कार सचेतन से पहले किया जाने वाला एक समारोह है। पुंसावन संस्कार। पुंसावन एक अनुष्ठान है जब गर्भ अवस्था दिखाई देने लगे। आमतौर पर गर्भ अवस्था के तीसरे महीने में या उसके बाद, और आमतौर पर गर्भ में भ्रूण के हिलने से पहले। यह संस्कार विकासशील भ्रूण के पारित होने के संस्कार का जश्न मनाया जाता है। उस चरण को चिन्हित करता है जहां बच्चा बच्चे के विकास के एक मील के पत्थर के रूप में लात मारना शुरू करता है। सिमतोनायन, बालों को अलग करना। अनुष्ठान का महत्व बच्चे के स्वस्थ विकास और मां को सुरक्षित प्रसव की कामना करना है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य समय से पहले गर्भपात को रोकना और गर्भवती मां की रक्षा करना और मां के गर्भ के बच्चे की वृद्धि को करना इंगित करता है। बचपन के संस्कार, जटाकर्म, जन्म अनुष्ठान या बच्चे के जन्म के साथ साथ बच्चे के पिता के बंधन को भी दर्शाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह संस्कार नवजात शिशु की नाभि को उसकी मां की नाभि से काटने से पहले किया जाता है। जटाकर्मण अनुष्ठान में पिता बच्चे के होंठों को शहद और घी से छूकर बच्चे का स्वागत करता है। नामकरण संस्कार, नाम देना। यह एक बच्चे के नामकरण का समारोह है और आमतौर पर जन्म के 11वें या 12वें दिन और कभी कभी जन्म के 10वें दिन के बाद पहली अमावस्या या पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस संस्कार के दिन शिशु को नहलाया जाता है और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। माता पिता द्वारा चुने गए उनके औपचारिक नाम की घोषणा की जाती है। निष्कर्मा संस्कार, मीनिंग पहली सैर। निष्कर्म का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, बाहर आना। यह आमतौर पर चौथे महीने में होता है, जब माता पिता बच्चे को घर से बाहर ले जाते हैं और बच्चा औपचारिक रूप से पहली बार दुनिया से मिलता है। यह आमतौर पर जन्म के चौथे महीने के दौरान मनाया जाता है। अन्नप्राशन, पहला ठोस भोजन। पहली बार एक बच्चा ठोस भोजन खाता है, जिसमें आमतौर पर पके हुए चावल होते हैं। इस संस्कार का उद्देश्य बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना होता है। अन्नप्राशन का अर्थ यह है कि जब तक बच्चे का पालन पोषण केवल मां के दूध से ही होता था, और अब बच्चे को कुछ मात्रा में भोजन दिया जाना चाहिए। यह अनुष्ठान आमतौर पर छठे महीने में किया जाता है, जब बच्चा पहले दांत दिखाता है। आठवां संस्कार है चूड़ाकर्म या चौल, सिर की मुंडन, जिसे मुंडन संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। बच्चे के पहले बाल कटवाने का प्रतीक है। आमतौर पर सिर का मुंडन मां कभी कभी अपनी शादी की साड़ी पहनती है और
पिता के साथ बच्चे के बाल काटे जाते हैं और नाखून काट दिए जाते हैं। कर्ण वेद संस्कार, कान छेदना, ये एक ऐसा संस्कार है जिसकी प्रथा आज के जो संदर्भ में जो समय है उसमें लुप्त होती जा रही है। कर्ण वेद का अर्थ है कान छिदवाना। सुरक्षा, हाइड्रोकोल और हर्निया जैसे रोगों से और सजावट के लिए बच्चे के कान छिदवाने चाहिए। एक लड़के के लिए पहले दाहिने कान के लोब में छेद किया जाता है और एक लड़की के बाईं और बाएं कान में पहले छेद किया जाता है। लड़कों के लिए आज यह संस्कार भारत के कुछ राज्यों में ही प्रचलित रह गया है। शैक्षिक संस्कार, विद्या आरंभ, वर्णमाला सीखना। विद्या आरंभ संस्कार का उद्देश्य है कि एक बच्चे को शिक्षा की प्राथमिकता के बारे में बताया जाना। यह आमतौर पर 5 साल की उम्र में किया जाता है। यह एक अनुष्ठान है जो एक मील के पत्थर के रूप में मनाया जाता है। ज्ञान के साधन सीखने के लिए बच्चे का औपचारिक प्रयास होता है। उपनयन, पवित्र सूत्र दीक्षा। 8 वर्ष की आयु में आचार्य द्वारा पुत्र को पवित्र धागे से दीक्षा दी जाती है, जिसे जानोई या यज्ञोपवीत कहा जाता है। उपरोक्त सभी संस्कारों में से बच्चे के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए सर्वोच्च माना जाता है। इस संस्कार के माध्यम से बच्चे के जीवन में व्यवहारिक और आध्यात्मिक प्रगति स्थापित होती है। वेदारंभ, वैदिक अध्ययन की शुरुआत। पुरुषार्थ पारित होने का संस्कार है जिसने स्कूलों में वेदों और उपनिषदों को सीखने की शुरुआत की। उपनयन ने शिक्षा की शुरुआत को चिन्हित किया है, लेकिन यह संस्कार वैदिक अध्ययन शुरू करने के लिए था। इस संस्कार में प्रत्येक छात्र अपने वंश के अनुसार वेदों की अपनी शाखा में महारत हासिल करता है। केशांत, दाढ़ी शेव करना। केश का अर्थ है बाल और चींटी का अर्थ है अंत। इस संस्कार में 16 वर्ष की आयु में छात्र द्वारा पहली बार दाढ़ी मुंडवाना शामिल है। समारोह में नाई और उसके स्कूल के शिक्षक को उपहार देना शामिल होता है। समावर्तन का अर्थ है आचार्य के घर से घर लौटना। गुरुकुल में वेदों व अन्य शास्त्रों का अध्ययन पूरा होने पर जब छात्र अपने गुरु को छोड़ देता है और अपने घर वापस लौट आता है तो उस संस्कार को संवर्तन संस्कार कहा जाता है। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार सभी हिंदू संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है। विवाह सबसे व्यापक व्यक्तिगत अनुष्ठान है जो एक वयस्क हिंदू अपने जीवन में करता है। शादी की रस्में और समारोह एक जोड़े की सगाई से शुरू होते हैं और शादी का पूरा होने के बाद पारित होने के संस्कार तक फैलते हैं। ये आमतौर पर बहुत रंगीन होते हैं और समारोह कई दिनों तक बढ़ सकते हैं। शादी के संस्कारों में गृह प्रवेश शामिल है। दूल्हे की माँ, पिता, भाई, बहन और अन्य रिश्तेदारों द्वारा अपने नए घर में दुल्हन का स्वागत किया जाता है। चौथी कर्म शाब्दिक रूप से शादी के बाद चौथे दिन किया जाने वाला संस्कार है। यह वह संस्कार है जहां नए जोड़े के भोजन से संबंधित गृहस्थ जीवन को चिन्हित करते हुए पहली बार घरेलू आग जलाई जाती है। चूल्हे में आग जला के जो नई दुल्हन है वो सबके लिए कुछ मीठा बनाती है। मृत्यु संस्कार, अंत्येष्टि, मृत्यु संस्कार
एक अंत्येष्टि एक हिंदू के जीवन का अंतिम संस्कार है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगली दुनिया का मूल्य वर्तमान की दुनिया से अधिक है। अंतिम संस्कार ब्राह्मण पुजारियों की मदद से सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए।